डिश जो घर में लगाते हैं ना, वो डिश लगा हुआ है, पर रेट, डिश पर रेट, यानी डिश पर रेट भिन्न भिन्न है। पानी पिलवा दो, बोल दो दीपक को, डिश पर रेट, डिश पर रेट लिंक करके याद करना है, डिश पर रेट, नहीं रेट डिश पर रेट कैसा है, भिन्न भिन्न नहीं होता। 10 रुपये में मूवी देख लो, 20 रुपये में देख लो, 100 रुपये देख लो, तो डिश पर रेट कैसा है, भिन्न भिन्न है। तो डिश पर रेट भिन्न भिन्न प्रकार का हो गया मार्केट में, इसलिए लोग डेस्परेट हो गए। नंबर 1, डेस्परेट का मतलब हताश, डेस्परेट का मतलब परेशान। तो डिश पर रेट कैसा है, भिन्न भिन्न, तो लोग हो क्या गए, डेस्परेट, DES वाला। तो डेस्परेट का मतलब परेशान, निराशाजनक, हताश को हम लोग बोलेंगे डेस्परेट। याद हो रहा है? तो पहला वर्ड है डिस्परेट, और डिस्परेट है 14 नंबर। तो डिस्परेट को लिंक करा डेस्परेट। तो डिस्परेट भिन्न भिन्न, तो लोग हो क्या गए, डेस्परेट मतलब हताश, है ना। डेस्परेट मतलब परेशान, डेस्परेट कहते हैं निराश को, हताश को, किसी चीज़ को पाने की जरूरत, भूख, डेस्परेट, है ना, उसे मिलने की डेस्परेट हो, बेचैनी होना। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब आत्मसंतुष्टि। कॉम्प्लेसेंट कहते हैं आत्मसंतुष्टि को। कॉम्प्लेसेंट को याद कैसे करोगे, कॉम्प्लेसेंट, कम प्लेस में संत, संत लोग जो होते हैं कम प्लेस में ही संतुष्ट रहते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अब ये नहीं कि तुम कल्पना कर लो राम रहीम से, तो नहीं हो सकता ना भाई, वो तो बड़ा तो कॉम्प्लेसेंट, कम प्लेस में संत। जो संत होगा वो कम प्लेस में संतुष्ट हो जाएगा। अब आसाराम टाइप का थोड़े होगा, वो तो संत टाइप का थे ही नहीं। तो कॉम्प्लेसेंट, कम प्लेस में संत, आत्म संतुष्ट हो जाता है। अपोक्राइफल, अपोक्राइफल कहते हैं नकली को, अपोक्राइफल कहते हैं डुप्लीकेट को। जैसे किसी ने राइफल दिखा दिया कि गोली मार दूंगा, आपने राइफल पकड़ा, बोला कि तुम्हारा राइफल नकली है। अपोक्राइफल आपकी राइफल, अपोक्राइफल आपकी राइफल कैसी है, डुप्लीकेट, नकली है, फैब्रिकेटेड है। अपोक्राइफल आपकी राइफल अप्रमाणिक है, नकली है, डुप्लीकेट है, अनट्रू है। डिस्परेट हो गया भिन्न प्रकार का। बैडिनास, बैडिनास का मतलब हंसी मजाक करना, ये पहले भी याद करवाया होगा बैडिनास। तो बैडिनास को लिंक कर लो बड़े नाच, हंसी मजाक हम बड़े नाच से करते हैं, टाइम का ध्यान रखते ही नहीं, बड़ी नाच बड़े नाच। नेक्स्ट है जिट्री। जिट्री कहते हैं घबराहट को, जिट्री कहते हैं बेचैनी को, जिट्री बेचैनी, जिट्री घबराहट। तो जिट्री को लिंक करेंगे जित तेरी। दोस्त अगर हारता है, आपने 3 इडियट्स मूवी देखा ही होगा, तो दुख बुरा लगता है, अगर जीतता है तो बहुत बुरा लगता है। तो जिट्री जीत तेरी, जिट्री जीत तेरी, बेचैनी मेरी। जैसे से मान लो दोनों पास हो गए तो ठीक है, अगर दोस्त को 4 नंबर ज़्यादा आ गया तो उसे जेलस हो जाता है, क्या मेरे साथ पढ़ा था उसको अधिक कैसे आ गया कि। तो जिट्री जीत तेरी, घबराहट मेरी। नेक्स्ट है हेल। हेल का मतलब प्रशंसा करना, हेल का मतलब तारीफ करना। तो हेल को लिंक कर लो हॉल। प्रशंसा कहाँ की जाती है, हॉल में, हेल हॉल। अब नेताजी हॉल के अंदर प्रशंसा भाषण दे रहे हैं, तो प्रशंसा तो करना पड़ेगा। तो हेल हॉल, प्रशंसा कहाँ हो रहा है, हॉल में। नेक्स्ट वर्ड इज पैग्नेसियस। पैग्नेसियस कहते हैं झगड़ालू को, पैग्नेसियस को लिंक करेंगे पंगा। बाबू इसमें भी गंदा है, देखो तुम एक काम करो, बोतल ले प्लास्टिक का, नहीं पीऊँगा, पेट ऐसे खराब, प्लास्टिक का बोतल रख दो, 1 लीटर का लेते जाओ। कहाँ थे हम लोग, पग्नेसियस। पग्नेसियस पंगा, जो लोग पंगा लेते हैं कैसे होते हैं, झगड़ालू होते हैं। पग्नेसियस पंगा, जो पंगा लेने वाले लोग होते हैं झगड़ालू किस्म के होते हैं। पग्नेसियस पंगा, पंगा लेने वाले झगड़ालू होते हैं। नेक्स्ट है डेलिटेरियस। डेलिटेरियस कहते हैं हानिकारक को, डेलिटेरियस कहते हैं जो हानिकारक हो, लॉस हो। डेलिटेरियस को लिंक करेंगे डेली तेरी एस, डेलिटेरियस, डेली तेरी एस, डेलिटेरियस, डेली तेरी एस। अगर तुम्हारी एस रोज हो रही है, डेली शराब कबाब शराब में जुड़े हुए हो और डेली एस में लगे हो,
तो समझो ये स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक ही होगा। तो डेलेटेरियस कैसा है? हानिकारक, हार्मफुल है। फ्लूक, फ्लूक का मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट को फ्लूक कहते हैं। फ्लूक को लिंक कर लो बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू के चक्कर में आजकल मौसम बर्ड फ्लू वाला फिर से हो रहा है। अब डॉक्टर प्रेयर क्या करता होगा कि भगवान अच्छे अच्छे बीमारी लाओ कि पैसे आए। वकील पूजा क्या करता होगा कि भगवान आजकल मार्क का ठीक से करवा नहीं रहे आप। जो जिस पैसे में होगा, ये तो नहीं कहता होगा कि भगवान सब तरफ से सुखी संपन्न लोग रहें, नहीं ना। अगर ऐसा कहते तो पैसा उसका क्या है? तो हमेशा कहता होगा कस्टमर भेजो। तो कस्टमर कैसा चाहिए भाई? मार काट होगा, मर्डर सडर होंगे तब ना लोग जाएंगे कैदी बन के, तो वकील को फायदा होगा। जब तक रोगी नहीं होगा तो डॉक्टर का फायदा क्या? तो जो जिस पैसे में होगा पैसा वही करता होगा। तो फ्लूक, बर्ड फ्लू के डर से डॉक्टर पैसा लूटता रहता है। कुछ नहीं भी है तो 4 टेस्ट करवा के आ जाओ, है ना। तो फ्लू, बर्ड फ्लू के चक्कर में जो है आप डॉक्टर को आप प्रत्याशित लाभ होता है। हर समय डॉक्टर का सीजन रहता है, जब दम नंबर लगना पड़ता है। चलिए अब आपको मेरे साथ मिलकर के एक बार बोलना है, पहले 14 फिर 11, ठीक है। बोलो डिस्परेट, भिन्न भिन्न प्रकार का, डिस्परेट, डिस्परेट, भिन्न भिन्न प्रकार का, डिस्परेट, भिन्न भिन्न, डिस्परेट, भिन्न भिन्न, डिस्परेट, भिन्न प्रकार का। लोग डेस्परेट हो गए, हताश होना, डेस्परेट, निराश होना, डेस्परेट, हताश। डिस्परेट बढ़ने से लोग डेस्परेट हो गए, हताश हो जाना। कॉम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्टि, कॉम्प्लेसेंट, कम प्लेस में संत, आत्मसंतुष्ट, कॉम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्ट। अपोक राइफल, आपकी राइफल, नकली, अपोक राइफल, डुप्लीकेट, अपोक राइफल, नकली, अपोक राइफल, आपकी राइफल, नकली। बैडीनाज, बड़े नाज से मजाक करना, बैडीनाज, बड़े नाज से मजाक करना, बैडीनाज, बड़े नाज से मजाक करना। जिट्री, घबराहट, जिट्री, जित तेरी, घबराहट मेरी, जिट्री, बेचैनी, जिट्री, नर्वस होना, जिट्री, जित तेरी, घबराहट मेरी। हेल, प्रशंसा करना, हेल, हॉल में बैठकर प्रशंसा करना, हेल, हॉल में प्रशंसा करना। पैग्नेशियस, झगड़ालू, पैग्नेशियस, पंगा लेने वाले, झगड़ालू होते हैं। पैग्नेशियस, पंगा, पैग्नेशियस, पंगा लेने वाले। लड़ाकू, डेलेटेरियस, हानिकारक, डेलेटेरियस, डेलीटेरियस, हानिकारक है, डेलेटेरियस, डेलीटेरियस, हानिकारक। फ्लूक, अप्रत्याशित लाभ, फ्लूक, बर्ड फ्लू से अप्रत्याशित लाभ, फ्लूक, बर्ड फ्लू से अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फ्लूक, बर्ड फ्लू से प्रॉफिट। पेज पलट दो, बोलो बच्चे। 14 पहले। डिस्परेट का मतलब, डिस्परेट, डेस्परेट, डेस्परेट, कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट, अपोक राइफल, अपोक राइफल, डिस्परेट, बैडीनाज, बैडीनाज, जिट्री, जिट्री, हेल, हेल, पैग्नेशियस, पैग्नेशियस, डेलिटेरियस, डेलिटेरियस, फ्लूक, फ्लूक, फ्लूक। जबरदस्त। अब जरा रैंडमली बोलो। कॉम्प्लेसेंट का मतलब, अपोक राइफल का मतलब, डेलिटेरियस का मतलब, हेल का मतलब, कॉम्प्लेसेंट का मतलब, डिस्परेट का मतलब। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए फ्रेजल वर्ब में। पहला वर्ड है नॉकडाउन। नॉकडाउन का मतलब पछाड़ना या गिरा देना। नॉकडाउन, अब 4-4 मैं दे रहा हूँ फ्रेजल वर्ब भी। तो नॉकडाउन, जैसे मान लो एक कार वाला था, एक साइकिल वाला था। कार वाला पीछे से साइकिल वाला को ठोक दिया, नॉकडाउन कर दिया। साइकिल वाला जा रहा था, पीछे से कार वाला नॉकडाउन कर दिया, धक्का दे दिया। अब बेचारा साइकिल वाला गिर पड़ा। उसमें साइकिल पंचर वाला मित्र था उसका,
उसने तुरंत कार का नंबर नोट डाउन कर लिया। साइकिल वाला क्या किया, नॉक डाउन, पिछाड़ दिया, गिरा दिया। साइकिल वाले का मित्र क्या किया, नंबर नोट डाउन कर लिया और नोट डाउन करके दे दिया पुलिस को। पुलिस ने कर दिया ट्रैक डाउन। ट्रैक डाउन का मतलब खोज निकालना। पुलिस ने क्या किया, कार वाले को ट्रैक डाउन मतलब खोज निकालना। खोज निकाला और पुलिस वाला जब पुलिस कार वाला मिल गया तो उसे एडअप कर लिया, मतलब अपना खर्चा प्लस साइकिल खर्चा दोनों एडअप करके पैसा ले लिया, मतलब कुल योग। ठीक है, बोलो नॉकडाउन का मतलब नोट डाउन, ट्रैक डाउन, एडअप। बहुत सुंदर। चलो अच्छे, कल आए थे पढ़ने, खड़े हो जाओ। बोलो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर। शो ऑफ का मतलब, बैठ जाओ, कल पढ़ने आया था, खड़ा हो जाओ। एम्ब्रेस का मतलब, एम्ब्रेस ब्रश करके गले लगाओ। ग्रिट का मतलब साहस, ग्रेट लोगों में पढ़ा था विद्या का सम। चलो बैठ जाओ, चलो जी वहाँ से खड़े हो जाओ। कल आया था ना, अच्छा लेट आया था, किताब लिया कि नहीं लिया, ले लो, बैठ जाओ। चलो बच्ची खड़े हो जाओ। बोलो रॉब का मतलब लूटना। एपोक्लिप्टिक का मतलब हॉरिबल, बहुत सुंदर। मैनेकल का मतलब पढ़ी थी कल, बोलो। शो ऑफ का मतलब शो ऑफ, इतराना। लाफ ऑफ का मतलब हंसी उड़ाना। सेंसर मतलब सेंसर बोर्ड वाला, बैठ जाओ, बहुत सुंदर। चलो जी वहाँ से खड़े हो जाओ। बोलो अपैथी का मतलब उदासीनता। रॉब का मतलब लूटना। चलो बैठ जाओ, वहाँ से खड़े हो जाओ। बोलो डिस्पेयर का मतलब उदास। एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना, बैठ जाओ। चलो पीछे से खड़े हो जाओ। बोलो सेंसर का मतलब एसी वारी, सेंसर निंदा करना, ये एसोआर होता है ना। ग्रिट का मतलब साहस, धैर्य। अब ये नहीं कि इससे पूछ रहा हूँ तो तुम लोग मुझे देखना, सिर्फ आप लोगों को भी मन ही मन बोलना है इसका हिंदी क्या होता है ना, तो नहीं याद होगा। अब एक से पूछूं सब याद करो, है ना। ये नहीं कि इस एक से पूछ रहा हूँ, बैठ जाओ। चलो तुम खड़े हो जाओ। कल आए थे पढ़ने, नहीं तुम आए थे कल, खड़े हो जाओ। बोलो डिलीजेंट का मतलब मेहनती। ग्रीट का मतलब बहुत बढ़िया। डिस्पेयर का मतलब उदास। क्या नाम है तुम्हारा, ऋषि। बोलो मैनेकल का मतलब, बैठ जाओ। एक वो क्या किताब और दिया होगा बच्चे, ये बात दिया है ना। कुछ नहीं करना तो लिख, बोला था पेज में लिख लेना, लिख रहे हो ना आप लोग, बहुत सुंदर। तो इसमें कितना लेसन 2 ना था पूछना, 3, बहुत सुंदर। लेसन 3। चलो बोलो बच्चे, जैसे टोपी खड़े हो जाओ। पढ़ा था टोपी, कल आया था पढ़ने, हाँ नहीं आया था, पड़ोसी तुम्हारा, खड़ा हो जाओ फिर। बोलो अटेन का मतलब नहीं पढ़ा था, भूल गया, कोई बात नहीं। डिकम्पोज का मतलब अपघटित मतलब क्या होता पता है, सड़ना, गलना, डिकम्पोज प्रोसेस। बोलो डिक्री का मतलब, कोई बात नहीं, पोसी खड़ा कर दो, खड़ा हो जाओ। बोलो अब्रप्ट का मतलब अब्रप्ट, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, अब्रप्टली आ गया, अटेन, है ना। बोलो मॉडिफाई का मतलब बदलाव। रूथलेस का मतलब निष्ठ, रूथलेस से बड़ा है, बैठ जाओ, पोसी खड़ा करो। बोलो इंडस्ट्रियस का मतलब, इन्फ्लेट का मतलब, हाँ, और डिफ्लेट निकालना, दोनों दूसरे क्या हो गए, विपरीत हो गए। बैठ जाओ, आगे से चश्मे से खड़े हो जाओ। कल आया था ना। बोलो क्लेफ्ट का मतलब नहीं पढ़ा था, क्या होता है, दरार, बहुत सुंदर। एंड अटेन का मतलब, तो आप पोसी खड़ा करो। बोलो फॉर्टिट्यूड का मतलब धैर्य। फ्रस्ट्रेट का मतलब पोसी खड़ा करो। बोल बेटा, 2 दिन से नहीं आया था, किताब लिया कि नहीं,
पहले वाला है, पड़ोसी खड़ा करो कल से। चलो ये खड़े हो जाओ, कल आया था पढ़ने पड़ोसी। चलो बोलो, ऑप्रेस का मतलब, बहुत सुंदर। सप्रेस का मतलब, सप्रेस इसका है ना, सदन सुगा। बोलो रूथलेस का मतलब, चलो आगे बोलो, खड़ा करो, खड़ा हो जाओ, खड़ा। बोलो रूथलेस का मतलब, स्किरमिस, स्किरमिस मतलब मुठभेड़, भिड़ंत। बैठ जाओ, चलो जी वहाँ से खड़े हो जाओ, नहीं आता, खड़ा हो जाओ। बोलो रूथलेस का मतलब, बेरहम। इंडस्ट्रियस का मतलब, मेहनती। हॉटी का मतलब, बैठ जाओ। देखो बच्चे, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, आई एम नॉट जस्ट टीचिंग, है ना। आपको मैं सिर्फ जो है टीच नहीं कर रहा, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ उस एग्ज़ाम के लिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। आप अपने आप को कैसे समझो कि बेहतर हो रहा है, तो आपको दो काम करना है। पहला, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसे आप, जिस आपका कोई भी ग्रुप हो, 10 लोगों का हो, 50 लोगों का हो, 2 लोगों का हो, आप डिस्कस करो। इससे दो फ़ायदा होगा। फ़ायदा नंबर 1 कि आपका नॉलेज इन्हांस करेगा। फ़ायदा नंबर 2 कि वह बंदा आपसे अधिक जानता होगा, तो आपके एक जिज्ञासा बढ़ेगा कि भाई ये हमसे अधिक क्यों जानता है। तो अगर आपसे अधिक जानता है तो क्यों जानता है, फिर आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कि भाई इस चैप्टर में आपने कम पढ़ाया, तो आप हमेशा अवेयर रहोगे। तो आप पहले तो अवेयर रहो। अवेयर रहने का माध्यम क्या है कि आप अपने मित्रों से डिस्कस हो, जो आप पढ़ रहे हो, जो जानकारी अब जितना आपको मिल रहा है उस चैप्टर का डिस्कस करो कि भाई मैं ये पढ़ रहा हूँ। कोई भी कहीं पढ़ रहा हो, भारत में कोई मित्र हो आपका, चाहे फ़ोन फ्रेंड हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे ग्रुप में यहाँ पे दिल्ली में रह रहा हो, दुनिया में कहीं भी पढ़ रहा हो, कहीं से पढ़ के आओ, कोई तूफान हो, आपको आंख से आंख मिलाकर बात करना। वो कैबलरी पढ़ रहे हो आप, ये वो कैब आपके एग्जाम में आएगा, हिंदू में आएगा, वो कैब का डिस्कस करो। जो चैप्टर पढ़ा दिया उसका डिस्कशन करो, और डिस्कस करके देखो अगर आप अपने आप को उससे बेहतर पाते हो तो अपने आप में गर्व महसूस करो कि तुमने डिफीट किया है। नॉलेज को हमेशा हारने, हमेशा सुनते होंगे पहले ज़माने में भी, है ना, एक शास्त्र का हमेशा क्या होता था, डिबेट होता था ना शास्त्रों का। तो पंडित क्यों करते थे, ताकि अगर नॉलेज कम है तो ज्ञान मिलेगा, और नहीं तो उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो नॉलेज हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इसलिए आप अपने आप को अगर आजमाना चाहते हो तो सबसे पहले 10 लोगों को डिफीट करो। अगर 10 डिफीट हो गए तो पूरे जो 40 लाख लोग फॉर्म भरते हैं वह भी आपसे डिफीट हो जाएंगे, क्योंकि ये गेम है। एजुकेशन आज का क्या हो, गेम हो गया। तो गेम में सिर्फ पढ़ो मत। हमने फर्स्ट डे कहा था कि आप भीड़ का हिस्सा ना बनो, आप गेम का प्लान करो। आप 10 लोगों में मेरे यहाँ पढ़ रहे हो, कोई लड़का और कहीं पढ़ रहा होगा, तो आप यहाँ गेम की तरह खेलो। आपको हमने पढ़ा दिया चैप्टर टेंस, तो टेंस में एक ही टेंस पढ़ा, प्रेजेंट टेंस। अब उस 50 लोगों में डिस्कस करो, क्या तुम 50 से अपने आप को बेहतर फील करते हो? अगर उस 50 में तुम बेहतर हो तो तुम बेहतर जगह पढ़ रहे हो। अगर 50 तुमसे बेहतर है तो तुम बेकार जगह पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं पढ़ने का। तुम ये फील करो कि 50 से तुम्हारे ग्रुप में कोई तुमसे आगे ना जाए, कोई तुमसे आगे ना जाए। तो आगे ना जाए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुमसे डेली वो कैब पूछ रहा हूँ। ये वो कैब का मेरा कोई फायदा नहीं, फायदा अंतर तुम्हारा है। भले तुम्हें बुरा लगता होगा कि मैं बिना पूछे खड़ा कर दिया, तुम्हें पढ़ा कि नहीं पढ़ा गॉड नोस, लेकिन हमने कहा खड़े हो जाओ, तो तुम्हें बुरा लगता कि सर खड़ा करवा दिए तुरंत। लेकिन ये टोटल काम किसके लिए, आपके लिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको भीड़ से अलग कर दूँ। तो भीड़ से अलग कैसे होगे? तुम बना रहे हो क्लोज टेस्ट, तुम बनाओ कॉम्प्रिहेंशन, तुम बनाओ PQRS, तो जिससे नहीं बनेगा तुमसे बनेगा, तुम हो गए भीड़ से अलग। तो भीड़ से अलग होने का प्रयास कैसे करना है? तो सबसे पहला काम, अपने आप को लोगों से डिबेट करिए। लोगों से डिस्कस करिए। जब लोगों से आप डिस्कस करेंगे तो अपनी औकात पता चलेगा। तो अपनी औकात पता जरूरी है, छुप के छुपा के नहीं रहना है। अगर मैं ये कहूँ कि किसी से बात मत करो, मार्केट का कोई बुक ना पढ़ो, तो समझो कि मैं तुम्हें अंधकार में रख रहा हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ कि मार्केट में जो किताब तुमको मिलता है, चाहे दुनिया का कोई राइटर हो, आप उस किताब को खरीदो मत, दुकान के सामने खड़े हो जाओ, 2 मिनट के लिए लो। तुमने मेरे पास टेंस पढ़ा, 10 किताब है, 10 मिनट के अंदर 10 किताब खत्म करके फेंक दो उसको। खरीदने की जरूरत नहीं।
क्योंकि 150 क्यों लगाओगे? क्योंकि जो भी किताब तुम आकर देखोगे सब किताब तुमसे सॉल्व हो चुका है 10 मिनट के अंदर। तब मेरे पास पढ़ने का फायदा है। ये नहीं कि आप 10 किताब ले रहे हो, एक ही क्वेश्चन में घंटों बिताए बैठे हो। नहीं, हमने आपके लिए ऐसा, मैं इतने गर्व में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी किताब तुम खरीदोगे उसका क्वेश्चन मेरी किताब में मिलेगा। सब तुमको यहीं बैठे बैठे बनवा दूंगा। तो जब यहीं मैं बनवा ही दूंगा तो उस किताब में बचा क्या? कुछ बचेगा ही नहीं। जब बचेगा ही नहीं तो तुम खरीदोगे नहीं, तो किताब खरीदने से बच गए आप। तो ओपन बोलता हूँ, जो किताब मिलता है तुम उसको देखो, खड़े खड़े 10 मिनट में टेंस पूरा कितना क्वेश्चन देगा, 50 देगा, 100 देगा, 10 मिनट बना के देख लो, बन जाता, खत्म। खरीद जरूरत क्या है? बस नहीं लो। तब आपको नॉलेज पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। अगर मार्केट के सारे बुक के क्वेश्चन बन जाते हैं तब तुम फायदे में हो। नहीं बनते तो मेरे पास लेकर आओ कि हाँ सर ये नहीं बनते हमसे। तो फायदा दो ही देखना है। हमेशा डिबेट करिए, लोगों से भिड़िए, हर दिन काम करिए, तो आपकी नॉलेज इन्हांस करेगा। ऑलवेज क्वेश्चन जो मिले प्रीवियस बनाइए चाप के, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये नहीं कि प्रीवियस ना बनाओ, ये कुछ मत बनाओ, मैं तो बनाओ, बाकी तुम्हें जो इच्छा हो सो बनाओ। डरने की बात क्या है? पर अंग्रेजी ने पूछेगा, अंग्रेजी में ना होगा क्वेश्चन, क्या का डर? लड़का मेरे पास बोलता सर मैं तैयारी करता हूँ यूपीएससी का, ये तो क्वेश्चन एसएससी का मैं क्यों बनाऊँ? मैं बोला कि एसएससी का क्वेश्चन हिंदी में लिखा है। अरे कॉमन एरर है नाम उसका, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे बैंक पीओ में हो, चाहे एसएससी में हो। अरे एक लाइन का कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे 10 लाइन का कॉम्प्रिहेंशन हो। बैंक पीओ वाले बच्चे घबराते हैं कि सर वो उसमें 2-2 पेज का कॉम्प्रिहेंशन है। जब तुमको एक पेज समझ में आ रहा है तो 2 पेज आ जाएगा। जब एक लाइन समझ में आ रहा है तो 10 लाइन समझ में आएगा। पहले जड़ की बात करो। तो कल भी हमने जड़ से बात करी थी। कल हमने वर्ब में थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ दिया था, जो बच्चा फर्स्ट डे आए थे। 5 मिनट बाद वो पढ़ने का प्रयास करना, 5 मिनट मुझे बस देखो, क्योंकि वर्ब आपका छूट गया है। तो कल हमने V1 के बारे में बात करी थी, V2 हो गया था, V2 में बात हो गया था। तो 2 मिनट का काम है, फिर मैं पढ़ाऊंगा तो लिखना, ठीक है? जो बच्चे फर्स्ट डे आए हैं वो 5 मिनट के बाद लिखने का प्रयास करना, बता दूंगा अभी। तो कल हमने बात करी थी वर्ब का, ठीक है? तो वर्ब की बात करा था। तो वर्ब में हमने कहा था कि वर्ब का मतलब वर्ब शोस एक्शन और स्टाइल। जो एक्शन और स्टाइल है उसी को वर्ब कहते हैं, राइट? इसमें बताया था V1 के बारे में। तो एक लाइन थोड़ा बोल दूं, V1 इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसका यूज कहाँ करते? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर? तो सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिक्शनरी के सारे वर्ब क्या होते हैं बेटा? V1। क्लियर? V2 की बात करी थी। तो V2 में कहा था नो सिंगुलर नो प्लूरल, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहा था ना, नो सिंगुलर नो प्लूरल, इट इज द पास्ट फॉर्म, इट इज द डेरिवेटेड फॉर्म, ये निकाला हुआ फॉर्म है। V2 डिक्शनरी में हमेशा क्या मिलता है? V1। V2 हम लोग बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए। क्लियर? तो V2 का एग्जांपल दे दिया था। V2 में टेंशन नहीं है, तुम बोलो आई वेंट, यू वेंट, ही वेंट, दे वेंट, सी वेंट, राम वेंट, सीता वेंट, जो मर्जी करता है वो बोलो, डरने की बात नहीं है। क्लियर है? चलिए अब फटाफट लिखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म बोलो, थर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जहां से कल लास्ट किया था वहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तीसरा फॉर्म हो गया। इसमें भी लिख लो नो सिंगुलर नो प्लूरल, इसमें भी सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं है। नो सिंगुलर नो प्लूरल, इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर नहीं है। नो सिंगुलर नो प्लूरल, इसको लिख लो इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है बच्चे? इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? अब देखते हैं इसका यूज। पहला यूज प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव V3 अदर वर्ड। पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड V3। अभी हम लोग को फोकस करना है वर्ब के थर्ड फॉर्म में, ठीक है? बोल बच्चों, को डाउट है क्या? इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल V3 अदर वर्ड। अभी आपको फोकस करना है वर्ब के थर्ड फॉर्म पे कि भाई V3 सब में आया है, यानी जहां भी परफेक्ट होगा वहां V3 लगाएंगे। क्लियर? इट इज द परफेक्ट फॉर्म। हैज ए V3 प्रेजेंट परफेक्ट, हैड V3 पास्ट परफेक्ट, विल हैव शैल हैव V3 फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर? एक बेसिक पॉइंट, ज्यादा डीप नहीं। ठीक है? एग्जाम्पल तुम जितना चाहो लिख लो। शी हैज गॉन देयर, शी हैड गॉन देयर, शी विल हैव गॉन देयर, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट लिखिए V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये सब टेंस में दोबारा रिपीट होगा। V4 बोलो फोर्थ फॉर्म है कि नहीं? लिखो इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का चौथा फॉर्म है। इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का चौथा फॉर्म है। ठीक है? कह सकते हो इट इज द ING फॉर्म। इट इज द ING फॉर्म द वर्ब। इसको लोग ING भी कहते हैं, V1 प्लस ING। तो V4 को लोग ING भी कहते हैं। इट इज द ING फॉर्म द वर्ब। यहां भी कर लो नो सिंगुलर नो प्लूरल। यह भी सिंगुलर प्लूरल नहीं है, नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल। ठीक है? एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पता ही है, कॉन्टिन्यूअस है तो इट इज द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका यूज कहां करते हैं बच्चे? पहला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वाज वर, V4 अदर वर्ड। तीसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, विल शैल बी अदर वर्ड, है ना? यू आर गोइंग देयर, यू वर गोइंग देयर, यू विल बी गोइंग देयर। जितना मर्जी बनवाएंगे आपसे आगे। तो यहाँ पे ING का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो आपको फोकस करना है वर्ब के फोर्थ फॉर्म पे कि भाई V4 होता क्या है। तो V4 का मतलब नो सिंगुलर नो प्लूरल। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सब में हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म ही लगाएंगे। नो प्रॉब्लम। चलिए फटाफट करते हैं V5। ये सब बस ज्ञान के लिए। V5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है बच्चे? तो लिखो इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? पांचवा फॉर्म। इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का पांचवा फॉर्म है। इसको लोग ACS भी बोलते हैं। तो लिखना इट इज द S और ES फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द S और ES और ES फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल? तो लिखिए इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो V5 है ना वो सिंगुलर होता है। वहीं पे लिखना इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है। नो प्रॉब्लम, प्रेजेंट फॉर्म है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर यूज कहाँ करते हैं इसका। यूज करते हैं इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में। भाई इसका यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड। अब बोलो V5 सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर माइनस साइन, तो ये भी माइनस होना चाहिए ना।
तो सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। जैसे यहाँ पे हर हाल में क्या चाहिए? राम चाहिए, हर हाल में ही चाहिए, हर हाल में सी चाहिए, हर हाल में गीता चाहिए। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लगेगा? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। नो इशू, आगे बढ़े। चलिए उतार लिया यहाँ तक, बस। वर्ब का 1 मिनट बात करके फिर हम बेसिक वर्ब से आगे बढ़ेंगे। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा क्या, अब तक क्या पढ़ा आपने? तो अभी तक पढ़ा तो कुछ नहीं, क्योंकि अभी मेन चैप्टर शुरू हुआ ही नहीं। अभी हम लोग एक बेस बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म। वह बेसिक चीज़ जो आप डेमो भी निकाल सकते हो और पढ़ भी रहे हो आप। तो हमने 2 बातें करी, सब्जेक्ट और वर्ब, ये 2 ही चीज़ पढ़ाया हमने आपको। एक फुल क्लास में लिया सब्जेक्ट पे और एक फुल क्लास लिया वर्ब पे। और आज ही पढ़ाएंगे अदर वर्ड भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या, कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो आज ही क्लास होगा। तो हमने बात करी सब्जेक्ट पे और पूरा क्लास लिया, 1.5 घंटे का इस पर डिस्कस किया, पूरा 1.5 घंटा इस पर डिस्कस किया। तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट गया होगा कि अच्छा सब्जेक्ट पकड़ लेंगे अब जैसा भी हो, वर्ब पहचान लेंगे जैसा भी हो। एनीवे, अब बात करें सब्जेक्ट का। तो हमने एक बात करी कि सब्जेक्ट जन्म से क्या होता है बच्चे? सिंगुलर। उसका प्लूरल हम लोग बनाते हैं एस लगा के या फिर एस लगा के, एस लगाकर या फिर एस लगाकर या फिर उसे डबल करके। बोलो यही माध्यम है कि नहीं? अब ऐसा क्या बन गया? प्लूरल। चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। जैसे हमने बोला बॉय, बॉय क्या है तुम्हारा? सिंगुलर। आपने करा बॉयज, हो गया प्लूरल। आपने बोला राम, राम क्या है? आपने करा राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, है ना जी। आपने बोला पेन, पेन क्या है? सिंगुलर। आपने बोला पेन्स, क्या हो गया? ये नेचर किसका है? नाउन का। नाउन जन्म से क्या होता है? सिंगुलर। और बनाते क्या है उसको हम लोग? प्लूरल। ये अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। बस ज़रूरत है बॉय का तो बॉय लिखो, जरूरत है बॉयज़ का तो बॉयज़ लिखो, नो डाउट। आगे बढ़िए। अब वर्ब का नेचर जाने। वर्ब बाय बर्थ डिक्शनरी के वर्ब होते हैं, वो सारे वर्ब जन्म से होते हैं प्लूरल। अब बोलो दोनों दूसरे को उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? नाउन का जन्म किसमें हुआ? सिंगुलर। नाउन का मतलब क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। नाउन का मतलब सब्जेक्ट, यानी नाउन का जन्म किसमें हुआ? सिंगुलर में। और वर्ब का जन्म किसमें हुआ? प्लूरल में। अगर वर्ब में लगा दिया एस, लगा दिया एस, तो बोलो क्या बन गया? सिंगुलर। किसी एक वर्ब की बात नहीं कर रहा, डिक्शनरी के सारे वर्ब की बात कर रहा मैं। तो डिक्शनरी के वर्ब कितने होते हैं जन्म से? प्लूरल। क्या बन गया वो? सिंगुलर। जैसे बनाया तुमने गो, गो क्या है तुम्हारा? बोलो गोज क्या हुआ? ईट क्या है? इट्स क्या है? लाफ क्या है? लाफ्स क्या है? डिक्शनरी के सारे वर्ब प्लूरल। एस लगा दिया तो सिंगुलर। एक ही सिद्धांत पे काम करना। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? सब्जेक्ट क्या बोला? वर्ब क्या आना चाहिए? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी, तो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। अब अंग्रेजी ऐसे ही बोलना है, ना कि थर्ड पर्सन एस लगाते हैं। कोई अर्सन पर्सन नहीं, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। जब राइटिंग की स्किल्स करोगे, बड़े बड़े ऐसे लिखोगे तो दिमाग पेन पे रहेगा, ना कि थर्ड पर्सन पे रहेगा। बस में आया ना? अभी पर्सन भी पढ़ाऊंगा पर्सन क्या होता है, लेकिन इंग्लिश बहुत लॉजिकल पढ़ो। एक ही रूल काम करता है अंग्रेजी में, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी, काम खत्म है। ठीक है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट तुम्हारा बॉय है और यहाँ पे सब्जेक्ट तुम्हारा बॉयज है, तो बताओ बॉय के साथ क्या लगाओगे? गो, गोज। क्यों भाई? सिंगुलर तो सिंगुलर, बॉयज क्या है तुम्हारा? प्लूरल, तो गो की गोज। अब ये नहीं कि हाँ यस तो यहाँ भी यस लगा दिया, ऐसा नहीं ना। तो सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। ये भी सही और ये भी। समझ में आया कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत हुआ? तो यहाँ पे समझने का प्रयास करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, काम खत्म। अब बताओ सब्जेक्ट समझ में आ गया, वर्ब समझ में आ गया, अब आगे बढ़े, आगे बढ़िए। मिटा दिया जाए इसको, मिटा दूं ना? चलिए अगला कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने बात करी थी
सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। अब इस पे बात करिए अदर वर्ड क्या होता है। बिल्कुल, चूंकि हमने कहा था जब PQRS बनाते हैं, क्लोजर पढ़ते हैं, तो पता नहीं चलता कि आखिर कैसे अरेंज करते हैं सेंटेंस को। तो पहले बेस, इसके बारे में पता, ये पता, अभी अदर वर्ड क्या होता है। अब अदर वर्ड की बात करें तो अदर वर्ड में दो पार्ट है हम लोगों का। एक जो हम लोगों का पार्ट है वो है ऑब्जेक्ट, और एक पार्ट है वो नाम है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ध्यान देना, OBJECT एक कॉम्प्लीमेंट, COM, और सब लिख देता हूं कॉम्प्लीमेंट। अगर भूलवश तुमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया ऐसे, कॉम्प्लीमेंट, तो फिर ये प्रशंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रशंसा, तारीफ। तो तारीफ नहीं करना है, इसका स्पेलिंग है कॉम्प्लीमेंट, PLE, कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक, एक्स्ट्रा वर्ड, फालतू शब्द। क्योंकि जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं ना, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड की बात आप करते हो, तो इसका नाम होता है अदर वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, क्योंकि वर्ब के बाद कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो कैसे हो सकता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, इसकी बात करें हम लोग। इस पर डिस्कशन होने का प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो अब ध्यान देते हैं, हाँ तो लिख लिया आपने, इसी दोनों पे फोकस रहेगा हम लोगों का, बट एक लॉजिकल के तहत, एक स्ट्रक्चर के तहत। गॉट इट। स्ट्रक्चर नंबर ए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है। राइट नाउ वी डोंट नो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट। सेकंड थिंग इज दैट सब्जेक्ट, वर्ब प्लस अदर वर्ड, अभी नहीं पता है कि है क्या, ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, बट एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं, प्रयास करते हैं। समवन आस्क्ड यू व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो हमने पढ़ाया था ना कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, इट मीन्स हमने कहा था कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो सेंटेंस में नाउन हो, प्रोनाउन हो, नाउन इक्विवेलेंट है, वो सब हो सकता है सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट डूअर भी है, सब्जेक्ट नॉन डूअर भी है, सब्जेक्ट लिविंग भी है, सब्जेक्ट नॉन लिविंग भी है। इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो सब्जेक्ट ना हो, क्लियर। क्योंकि हम जो बोलते हैं वो सब सब्जेक्ट है। पानी गिर गया, पानी सब्जेक्ट है। कलम टूट गया, कलम सब्जेक्ट है। लाइट चला गया, लाइट सब्जेक्ट है। बट निर्भर ये करता है कि सब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग हो तो 99% वो पैसिव वॉइस होगा। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा लिविंग हो तो 99% वो एक्टिव वॉइस होगा। 1% नॉन लिविंग होते हुए हो सकता है एक्टिव हो, और 1% लिविंग होते हुए हो सकता है कि वो पैसिव हो। जैसे तुम्हें पीटा गया, तुम तो लिविंग हो बट सेंटेंस पैसिव हो गया। रेलगाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, एक्टिव होते हुए, सॉरी, पैसिव होते हुए एक्टिव है, क्योंकि कोई काम ऑटोमेटिक हो रहा है। ये बात समझाऊंगा आगे के क्लास में। बट अब यहाँ बात हम करें कि सब्जेक्ट है क्या, तो सब्जेक्ट इज अ डूअर। सब्जेक्ट एज सुन एज अपीयर इन ए सेंटेंस एट फर्स्ट ट्राई टू सर्च अ वर्क। जैसे सेंटेंस में आता है बेटा, सबसे पहला काम है, काम मांगता है। वर्ब इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। वर्ब जो है सेंटेंस का राजा होता है, ये काम करता है, मेन काम संभालता है। कैसे? तो 1 मिनट का एक समय दो, मैं एक वाक्य सुनाता हूँ, आजीवन याद रहेगा, और थोड़ा सा मजाक भी हो जाएगा मेरे साथ। बात वाक्य इस प्रकार का है कि एक राजा था, किंग। क्या था? किंग। इसने बनवाया एक बाजार, मार्केट बनवाया। मैं जल्दी बोल देता हूँ। तो इसके बाजार में बहुत सारे कस्टमर आते थे सामान खरीदने के लिए। इसके देखा देखिए किंग और बनाया मार्केट, लेकिन इसके यहाँ लोग कमाते थे सामान खरीदने के लिए। अब यहाँ पे पता करवाया किंग स्पाई से, जासूस से, कि पता करो कि इसके यहाँ सामान इतना बिक रहा है, लोग क्यों रह रहा है। तो इसने पता किया कि सच्चाई वो नहीं है, राजा सामान सारा खुद परचेज कर लेता है जब नहीं बिकता है। तो बोला ऐसी बात है, जाओ मेरी मार्केट जितने सामान लगे खरीद कर ले आओ। देखा देखी राजा गया और इसके मंत्री ने सारे सामान ले आए। जब सामान ले आए तो एक बड़ा सा सुंदर सा बॉक्स, चमकता हुआ बॉक्स लाया। राजा ने देखा कि बॉक्स लाया है, पूछा इसमें क्या है, क्यों लाया इसको। बोला इसकी बॉक्स के अंदर जिन है, अल्लादीन का जिन, ये जिन है, इसको जैसे ही बाहर खोलोगे एक काम मांगेगा तुमसे, काम अगर नहीं दोगे तो पिटाई करेगा। मतलब जिन का 2 ही काम है, पहला अगर जो इसे ओपन करेगा उस पर सवार हो जाएगा और बोलेगा मुझे काम दो। अगर हमेशा काम में इंगेज रखो तो खुश, अगर आपने काम नहीं दिया तो पिटाई शुरू करेगा। राजा बेवकूफ़ था, उसने फ्यूचर प्लान नहीं किया कि भविष्य में क्या हो सकता है। उसने बोला काम, इतना काम दूंगा कि बेचैन रहेगा। कहा ओपन करो, राजा खुद उसे ओपन किया, जिन सवार हो गया, 2-3 खींचा, बोला काम दो। राजा बोला ये काम करो, वो काम करो, सारे काम दुनिया करवा ला। अब वो राजा जो है विश्व विजेता बन गया। किंग विंग सबको मरवा दिया, मार दो सबको। बोलता महल तैयार करो, जिन था, बोलता ये लो महल तैयार है, काम दो।
अब जो काम देता जिन समाप्त कर देता। 10 दिन तो राजा के दिन मजे में कटे, 11वें दिन जिन राजा को क्या टेंशन, अब उसको काम दिखाई नहीं पड़ता, कौन सा काम दिया जाए। बोलता पानी पिलाओ तो यहीं से लंबा हाथ करता, पानी तुरंत हाजिर है, पी रहा है तो ठोक रहा है, काम दो। खाना खा रहा है, काम दो, खाना छीन के फेंक दिया, बिस्तर पे सोया डंडे से पीट रहा है, काम दो। अब राजा करे तो क्या करे। ऐसा था राजा मोटा हट्टा-कट्टा, 10वें दिन से शरीर ऐसा होने लगा उसको, न खाना न प्यास न भूख न नींद, सुबह शाम पिटाई। अब राजा समझ नहीं आता करे तो क्या। राजा को 15वें दिन होश आ गया, उसको लगा मैं बचूंगा ही नहीं, ये तो मुझे मार ही देगा। तो उसे एहसास हुआ कि दुनिया किस काम की, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो ये जिन किस काम का। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो मुझे छुट्टी दिला देगा मैं आधा राज्य दे दूंगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो राजा नहीं छोड़ा तो हम लोग क्या मुझे साथ। उसने वैकेंसी निकाल दी, फॉर्म निकाल दिया कि जो मुझे जीन से छुट्टी दिला देगा मैं आधा राज्य दे दूंगा। वो फॉर्म उड़ता हुआ आ गया मुखर्जी नगर। यहाँ पे लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे, यूपीएससी वाले आधा जिन खुद ही होते हैं। उनको लगा कि जिन है मेरी भाईचारा है, ले चलता हूँ उसको। वो गया कि राजा के पास गया, एक लड़का असहाय था, चारों अटेम्प्ट वेस्ट हो गए थे। उसको लगा कि चलता हूँ प्रयास करने, चला जाता है। डीएम बनूंगा तो जिला मिलेगा, तो राज्य ही मिल रहा है। वो गया, बोला राजा से कि मैं आपको जिन से यूँ छुट्टी दिला दूंगा। बोला अच्छा पीट तो रहा है, छुट्टी दिलाओ। उसने कहा कि आप जिन से कहो कि उस लड़के से काम मांग लो। जिन पीट रहा था राजा को, रुको उस बच्चे से काम मांग लो। जिन ने कहा जो आ गया, गया बच्चे के पास, उसको 2-3 धोया, बोला काम दो। लड़का था समझदार, उसने कहा फॉलो मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें काम देता हूं। अब लड़का जो है उस जिन को ले आया मुखर्जी नगर, कोचिंग से कोचिंग घुमाता रहा, कोई उसको काम दिया ही नहीं। जिन को कौन सा काम दिया जाए भाई जिन को। राजा की लड़के की किस्मत खुलनी थी। उसने जैसे कोचिंग से निकल रहा था, एक बिजली के पिलर से, खंभे से टकराया। जब टकराया तो उसके एक आइडिया आया दिमाग में। उसने कहा जिन भाई काम सुनो, तुम जब तक मैं तुम्हें अगला काम ना दूं तब तक इस पिलर पे चढ़ते रहो, उतरते रहो, चढ़ते रहो, उतरते रहो, चढ़ते रहो, उतरते रहो। यह काम कभी समाप्त होगा नहीं ना, काम चलता रहेगा। जब तक अगला काम ना दूं तब तक चढ़ते रहो, चढ़ते रहो। दैट इज द सेम वर्क ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लाइक ए जिन। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो समझो जिन है, क्योंकि बिना वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता। वर्ब उसे चाहिए ही चाहिए। अगर वर्ब चाहिए तो इसे बॉक्स मिलेगा, घेरेगा, काम आएगा। अगर काम करेगा तो कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। अगर इंपैक्ट पड़ेगा तो इसका नाम होगा ऑब्जेक्ट। अगर काम करेगा तो कोई ना कोई प्रभाव तो होगा ना भाई। आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है तो प्रभाव पड़ रहा है। तो आपने पढ़ा, इंपैक्ट हुआ, तो आपका नाम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है काम, इसे बॉक्स में लिया। अब बच्चा आ गया था, लड़का आ गया था, लड़के पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी ऊपर से सर पास कर गया। सर पास समझना, बड़े प्यार समझा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ आपको। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऊपर से क्रॉस। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में कुछ टेंशन चल रहा होगा, मैं कुछ भी बोलूंगा समझ में नहीं आया, ऊपर से पार कर गया, तो मैं अच्छा पढ़ाऊँ चाहे खराब पढ़ाऊँ, बस 1-1.5 घंटा बैठना था आपको, बाहर निकले कैसे पाया यार, दिमाग नहीं काम किया, पता नहीं क्या पढ़ा। कुछ कह रहे थे कि एक जिन होता है, कुछ ऐसे ही दिमाग नहीं काम किया। गॉट इट? यानी कि अगर समझ में आया तो यू आर ऑब्जेक्ट, समझ में नहीं आया तो यू आर कॉम्प्लीमेंट। क्या बन गए आप? कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया तो क्या बन गए, नहीं आया तो क्या बन गए? कैसे पता? एग्जाम्पल में दिखाइए सर। एग्जाम्पल देखिए, बहुत लॉलीपॉप एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, प्रिया ईट्स एन एप्पल, राइट। अब देखो हमने बनाया है प्रिया को, ए बना दिया हमने एप्पल को, राइट। अब प्रिया जो है एप्पल खाना शुरू करी। अब बोलो एप्पल पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो प्रिया क्या है तुम्हारा? डूअर। इट्स क्या हुआ तुम्हारा? तो प्रिया ने खाना शुरू किया। अब बोलो इट्स क्या किसको? एप्पल को। एप्पल बोलो प्रभावित हुआ कि नहीं? समाप्त हो जाएगा। बोलो हुआ कि नहीं? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कोई आपत्ति? वापिस आ जाओ। ऑब्जेक्ट 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट, तो बोलो एक कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट, प्रभाव दिख रहा है ना। एक ऑब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट,
इनडायरेक्ट दिखेगा नहीं। कैसे? एग्जाम्पल देखो, शी laughs at you, she laughs at you। she देखो ये she है, ये देखो हंसना शुरू कर दी है ना। she laughs देखो हंस रही है, इसके टीथ है। she laughs हंस रही है सी, at you यहाँ तुम खड़े हो, दोनों में डिस्टेंस है। अब she laughs at you तुम पर हंसती है, तुम पर हंसती है, तुम्हारे हाथ कबड़ गए, हाथ उखड़ गए नहीं ना। जब तुम पर हंसती थी तुम्हारे दांत कबड़ गए, क्या हुए? तुम पर कोई प्रभाव पड़ा? बताओ। लेकिन इनडायरेक्ट प्रभाव तो है। अगर वो वहां से कोई व्यक्ति तुम पर हंस रहा है तो तुम चेक कर लोगे कि नेगेटिव हंसी है कि पॉजिटिव हंसी है। नेगेटिव है तो अंदर से जलोगे, भूनोगे, गुस्सा आएगा। भाई तुम पर कोई मजाक में हंस रहा है तो अंदर से गुस्सा आएगा ना, जी हंस रही हो। अगर प्यार से हंस रहा है तुम भी यहाँ से मिसाइल दागोगे हंसी का। तब डिपेंड करता है कि सी लाफ्स एट यू, सी बोलो है कि नहीं सब्जेक्ट, लाफ्स है कि नहीं वर्ब, यू बोलो ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल आराम समझो, हुआ ऑब्जेक्ट लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ रहा जी कहीं, लेकिन हुआ कि नहीं बताओ तो हुआ ना ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है। कोई समस्या है? बोल बच्चे, किसी को भी जरा सा डाउट हो पूछ लेना है। आगे बढ़े, बोल बच्चे। इम्पैक्ट का हिंदी प्रभाव कहाँ गया? प्रभाव है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ गया, तो कैसा है प्रभाव है? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट? इनडायरेक्ट, क्योंकि तुमको समझ में आया मुझे नहीं पता ना, तुम ही बताओगे ना। अब तो नहीं कि समझ में आया दिखा सकते, देखिए सर इतना इनडायरेक्ट है ना बाबू। मुझे तो नहीं पता कितना समझ में आया, या तो समझ में आ गया 100%, या तो कुछ ना कुछ आया। इसका मतलब तुम मुझे देख रहे हो, चीज़ों को ले रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जो चीज़ लिया जाए, देखा जाए, समझा जाए, बूझा जाए, वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक बात बनी। आगे बढ़े, अभी और फैक्ट दूंगा, समझो बातें। पहले बिल्कुल बच्चों वाली क्लास लो, ठीक है। यहाँ तक मिटाएं इसको, लिखो जल्दी करो फटाफट, आज काम समाप्त करना है। किसी को जरा सा कोई डाउट हो पूछ लेना है क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड सेंस में जाएगा। बेसिक से उठाया हूं, डीप पे जाऊंगा थोड़ा सा। फाइन। एक सामान्य सी चीज की से पूछो कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलेगा इस चीज से क्वेश्चन करो, कौन खाया, कौन पिटा। तो कौन बौन हिंदी बंदी नहीं आता मुझे, और ना तुम लोग हिंदी पढ़ने की सलाह दूंगा मैं। सीधा आप समझने का प्रयास करो, ना समझ में आया तो पूछो क्वेश्चन मुझसे। हजारों एग्जाम्पल हो इस पे, लाखों एग्जाम्पल हो इससे, कभी डाउट ही नहीं होगा। टेंशन मुक्त काम करो, ठीक है ना। अभी आगे फैक्ट दूंगा। सर पास मतलब ऊपर से हाँ, क्या बोला, दिमाग नहीं काम किया, पार तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी इतना एग्जाम्पल देता हूँ, क्यों घुरा रहे हो? एग्जाम्पल सेम देता हूँ अभी आपको। आगे देखो, हमने एग्जाम्पल दिया। पहला एग्जाम्पल यहाँ प्रिया लिया था, फिर से प्रिया एग्जाम्पल लेता हूँ। सेम एग्जाम्पल देखो, प्रिया गोज टू दिल्ली, प्रिया गोज टू दिल्ली। ये देखो प्रिया है। अब ये देखो दिल्ली, कहीं समान तो है नहीं, लिख दूं। प्रिया है सब्जेक्ट, अच्छी बात, जाने काम की। अब बोलो गोज गई दिल्ली, तो दिल्ली पर क्या प्रभाव पड़ा? दिल्ली में भूकंप आ गया, दिल्ली 10 भागों में बिखर गया, दिल्ली में ज्वालामुखी आ गया, दिल्ली पर प्रभाव पड़ा जी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? इनडायरेक्ट कोई प्रभाव है? बोलो, है तो बोलो। जनसंख्या बढ़ गया, बोलो। जनसंख्या बढ़ा लोगों का कि दिल्ली का? अरे लोग ना बढ़ गए, दिल्ली इज अ प्लेस ना, तो प्लेस पर क्या प्रभाव पड़ा? कि पड़े कुछ भी? ये तो नहीं दिल्ली ऐसे था, एक आदमी बढ़ गया, दिल्ली ऐसे हो गया। बोला जल्दी 2-4 बाहर निकलिए, चूंकि दिल्ली अब ऐसे होने वाला है। जैसे लिफ्ट में चढ़ते हैं,
7 लोगों का लोड होता है, 8वां चढ़ता है तो कहता है बाहर निकलिए। ऐसा है कुछ? तो दिल्ली पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बोलो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई प्रभाव है? तो बोलो ये कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है? है ना? एग्जाम्पल और देखो, शी लिखा था, लाप्स लिखा था ना, शी लाप्स एट नाइट। शी बोलो क्या है तुम्हारा, लाप्स क्या है तुम्हारा, बोलो एट नाइट क्या है फिर? ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्ट है क्या? तुम रात में हंसते हो, वह रात में हंसती है, तो सी लाप्स, सी सब्जेक्ट है, वर्ब है। लेकिन रात पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ये तो नहीं कि रात में जैसे ही हंसी रात चांदनी, रात अंधेरा, रात लंबी रात छोटी, कोई प्रभाव पड़ेगा बच्चे? बोलो। तो बोलो हुआ कि नहीं कॉम्प्लीमेंट? कोई आपत्ति है? बोल देना फटाफट, बोलो। नहीं बोल सकते, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। कभी बताया था ही ना, जो दिखता नहीं है। एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल और देखो, नाइट कभी का हमने बोला शी रीड्स अ बुक। सी क्या है तुम्हारा, रीड्स क्या है तुम्हारा, वर्ब। अब बुक बोलो ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्ट है। क्यों? इनडायरेक्ट, दिख नहीं रहा। लेकिन किताब तुम पढ़ते हो तो किताब से कुछ लेते हो ना, किताब ज्ञान देता है कि नहीं देता? तो जो चीज़ तुम्हें दे रहा है, राइट, वो क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट है। अब इसको बेसिक याद कर लो। देखो ये तो हमने कॉन्सेप्ट दिया, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फंडा समझो। सब्जेक्ट समझ में आ गया था, वर्ब समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट वह चीज़ होता है जो जिसको तुम देख सकते हो, जिसको छू सकते हो, जिसको उठा सकते हो, जिसको पकड़ सकते हो। ये दुनिया में हर चीज़ ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि नाम ही है उसका ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु। और ये मतलब वस्तु। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है फालतू सब, जिसको ना छू सकते हो ना देख सकते हो, जिसको ना देख सकते हो ना छू सकते हो। हमने एग्जाम्पल लिया दिल्ली का, क्या देख सकते हो तुम दिल्ली को, छू सकते हो दिल्ली को? एग्जाम्पल दिया एट नाइट का, एट नाइट देख सकते हो? हाँ, अच्छा, रात को तुम देखते हो कि रात में तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? सो बोलो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बेटा। रात को तुम देखते हो कि रात में तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? नहीं, जो बोलता हूँ जवाब दो। रात को तुम देखते हो कि रात है, या रात्रि में तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कुछ? हाँ, जैसे एक किताब है, तो रात में एक किताब नहीं दिखता कि रात नहीं दिखता? भाई अंधेरी रात, मतलब बिल्कुल बिल्कुल डीप है, डार्क, तो डार्क में तुम्हें कोई चीज़ दिखाई नहीं देता, या तुम रात को देख रहे हो? समझो चीज़ वही है, बस तुम्हारे साइकोलॉजी के चेंज कर रहा हूँ मैं। रात में हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती, इसलिए हम लोग फील करते हैं कि रात हो गया। इसलिए फील क्या करते हैं? मूनलिट नाइट, चांदनी रात में तुम्हें वस्तुएं दिखाई देती है कि नहीं देती है? तो फिर कैसे कैसे, तो रात को तुम कहाँ देखा? वहाँ रात कहाँ गया तुम्हारा? रात तो रात है जी भाई, दिन है तो रात है, चाहे रात मूनलिट नाइट हो चाहे जो नाइट हो, वहाँ वस्तुएं दिखाई पड़ती है। इवन कि अगर फुल मून नाइट हो तो तुम पढ़ भी सकते हो। नहीं, समटाइम छत चले जाओ, तुम्हें लेटर भी थोड़ा बहुत देखा जाए, आंखें तेज, पढ़ भी सकते हो तो नहीं। तो इसका मतलब कि रातों का दोष नहीं, तुम्हारी आंखों का दोष है। यानी रात को हम देख नहीं सकते, राइट? यानी रात कोई वस्तु नहीं है, किताब नहीं है कि पकड़ लिया रात, चलो अब तुमको। रात एक थॉट है, रात एक कॉन्सेप्ट है, दिल्ली एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो तुम नीचे उतरो जस्ट, और एक लड़का तुमसे कहे कि भाई साहब दिल्ली जाना था, तुम बोलो उसे पागल कहोगे? नहीं कहोगे? वो दिल्ली जाना था, दिल्ली में तो हो। बोले कहाँ? मैं लोगों से पूछ रहा हूँ दिल्ली, तो लोग बोले मुखर्जी नगर, और मैं ढूंढ रहा हूँ मुखर्जी नगर कहाँ है। बोले भाई यही सब है मुखर्जी नगर। बोले ये सब तो दुकान है। तो क्या कहोगे तुम? यार हॉस्पिटलाइज हो जाओ तुम, मेरा दिमाग छोड़ दो। तो दिल्ली एक कंसेप्ट ना है, यानी जो चीजें विशाल हो, बस में ना हो, उसे कॉन्सेप्ट कहते हैं। ना समझ में आया वो कॉन्सेप्ट है। कोई तुमसे जिद कर ले कि मुझे दिल्ली दिखाओ, तो कहोगे चलो घुमाता हूँ दिल्ली, तो दिखाओगे लाल किला, तो बोले तो लाल किला दिल्ली कहाँ है? इंडिया गेट दिल्ली कहाँ है? ये तो गेट है, इंडिया गेट है। समझ पा रहे हो जो कहना चाह रहा हूँ? सो यानी दिल्ली क्या है? कॉन्सेप्ट है कि नहीं? तो एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि जो चीज थॉट है, कॉन्सेप्ट है, आइडियाज है,
जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उस सबका नाम कॉम्प्लीमेंट होगा। और जिसको न देख सकते न छू सकते हैं, उस चीज का पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि वो इंट्रांजिटिव वर्ब का पार्ट होता है। इंग्लिश बहुत आसान है बेटा, बशर्ते समझने के लिए टू द पॉइंट आइज चाहिए। कैसे? अब प्रश्न उठता है, यहाँ वापिस आ जाओ, मिटाओ इसको फटाफट। कॉम्प्लीमेंट क्या समझ में आ गया? वापिस आइए, अब जरा समझिए गौर से, इसको मिटा दो ना, चलिए वापिस आइए। अब देखिए समझिए, पहले बहुत डीप कॉन्सेप्ट पे चलिए। अब इसका मतलब है, ध्यान देना बच्चे, हमने एक वर्ड लिया इट, क्या लिया? इट। एक वर्ड लिया गो, समझना आराम से, बोलो दोनों V1 है कि नहीं? ईट, एट, ईटेन, गो, वेल्ट, गॉन। नेचर में दोनों सेम, दोनों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दोनों प्लूरल, कोई टेंशन नहीं, वापिस आइए। लेकिन ईट अपने साथ आजीवन लेगा ऑब्जेक्ट, आजीवन लेगा ऑब्जेक्ट। क्यों भाई? ईट का मतलब खाना, और जिस चीज के पहले आएगा उसको बर्बाद करेगा। भाई ईट एप्पल हो, चाहे ईट मैंगो हो, चाहे मान लो किसी ने राम ईट्स पेन, अरे पेन भी लिखा तो ईट्स के बाद पेन है, तो पेन टूटेगा, फूटेगा कि नहीं फूटेगा? कोई पेन ही चबा जाए तो बात। तो अब बोल बताओ कि ईट अपने साथ आजीवन लेगा कि नहीं ऑब्जेक्ट? अब गो का मतलब होता क्या है बच्चे, जल्दी बोलो? जाना। जाना का मतलब सर पे, आंख पे, पेट पे कि जमीन पे? कहीं प्लेस पे ना। तो प्लेस कभी भी प्रभावित होता है क्या? तुम किसी प्लेस पे जाते हो तो प्लेस भूकंप आता है क्या? रावण हो नहीं ना। तो जब प्लेस पे जाते हो प्रभावित नहीं होता। प्लेस एक थॉट है, प्लेस एक विचार है, प्लेस एक कॉन्सेप्ट है। प्लेस को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते कि प्लेस है। प्लेस बस आइडिया है। आप दिल्ली, मुंबई जहाँ भी जाओगे, आप जब जाओगे तो ये नहीं कि मुंबई में वहाँ मानव का सर यहाँ रहेगा, पैर ऊपर रहेगा, ऐसा नहीं होगा। मुंबई के प्लेस में कुछ अलग सा दुनिया नहीं होगा। मुंबई जैसा यहाँ की धरती है वहाँ की धरती। प्लेस ऐसा नहीं कि मुंबई है तो ऐसे ऊपर है, गए तो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो एक थॉट है, एक आइडिया है। चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, सब क्या है? आइडिया और एक थॉट है। कोई प्लेस हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वहाँ से लोगों को देख सकते हैं, कल्चर फील कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे बोलो गो अपने साथ हमेशा क्या लेगा? आजीवन। ये सिर्फ दो की बात नहीं, डिक्शनरी के सारे वर्ब को बांट दिया दो भाग में। ये सारे वर्ब ऐसे ही होते हैं डिक्शनरी के। इसका मतलब यह हुआ कि डिक्शनरी के सारे वर्ब को हम दो भाग में बांट सकते हैं बच्चे। एक वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता हो, और एक वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता हो। जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है उसका नाम होगा ट्रांजिटिव वर्ब, अब जो नहीं लेता उसका नाम होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब रट्टा मारने से कोई फायदा है? अब लोग ट्रांजिटिव वर्ब को रट्टा मारते हैं, इसका वॉइस नहीं बनाते, फिर क्यों कौन से क्वेश्चन करते रहते हैं इसके बातें। अरे क्यों कौन से हिंदी क्यों घुस जाता है हर चीज में? वहां तो ताते से बर्बाद कर दिया, ऑन से पर ऊपर करके बर्बाद कर दिया। हर चीज में हिंदी घुसेड़ता है। पहचानना है सब्जेक्ट तो क्वेश्चन करो कौन से, पहचाना हुए तो क्वेश्चन करो कौन क्या से। क्या टेंशन लगा रखा है? ऑब्जेक्ट लेगा ट्रांजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा इंट्रांजिटिव होगा। जिसको तुम छू सकते हो, देख सकते हो, सब ऑब्जेक्ट है, सबका बनाओ वॉइस, पैसिव वॉइस। यानी ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाते हैं। बचपन में लोग पढ़ते थे, टीचर कह दिया कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका पैसिव नहीं बनेगा। दिमाग ही नहीं काम करते यार, कैसे इंट्रांजिटिव कह दिया अपने मन से। तो वो लोग 10-15 बार रट्टा मारे रहता है। गो इंट्रांजिटिव है, कम इंट्रांजिटिव है। हमको सुने कम क्यों इंट्रांजिटिव है? तो कम का मतलब क्या होगा? प्लेस। ही कम्स हियर। अब हेयर कम कैसे बनाए वॉइस? कोई एक्टिव डूअर तो है नहीं, इसलिए उसका वॉइस नहीं बनता। तो हम लोग रट्टा मारते थे, क्यों नहीं बन रहा? तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, दिस इज नॉट अ बुकिस। ये किताबी ज्ञान नहीं है बेटा, यह चीज किताबी नहीं है। तुमको रिसर्च करके नए सिरे से दे रहा हूं, ये बुकिस नहीं है। बस में रहो, किताब में ढूंढना है सब। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है पता चल गया। और पैसिव वॉइस इसी का बनता है। और इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता, नहीं बनता। यानी ट्रांजिटिव वर्ब प्योर कह सकते हैं, टेंस हो सकता है,
और इंट्रांजिटिव प्योर वॉइस हो सकता है। समझ में आ रहा है? यानी कि इसका जो है कहाँ गया, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टेंस का ही तो बनाते हैं वॉइस, एक्टिव पैसिव। इंट्रांजिटिव जो वर्ब है पैसिव नहीं बनता, यानी कि वो कह सकते हो तुम ये हमेशा एक्टिव होता है, इसका मतलब नहीं जी, ये ऑलवेज क्या होता है, एक्टिव। नहीं, जब भाई इसका पैसिव बनता ही नहीं तो प्योर एक्टिव ही ना होगा। सीता गोज देयर, सी कम्स हियर, तो एक्टिव ही तो है ये। बोलो तो बोल बच्चे यहाँ तक कोई दिक्कत है? यानी वर्ब दो तरह का, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो कल आपको लिस्ट लिखवाया था नहीं, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। कोई दिक्कत? तो वर्ब नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक बच्चे कोई दिक्कत है? बोलो आगे बढ़े। अब हेडिंग बनाओ कॉम्प्लीमेंट। ये तो समझ में आ गया है, लेकिन 2 मिनट और पढ़ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा सा आइडिया के लिए। कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ समझना पहले, इसलिए पढ़ा रहा हूँ बच्चे कि जैसे आप राइटिंग स्किल्स करते हो, PQRS बनाते हो, तो कभी कभी सेंटेंस को अरेंज करना होता है, तो आपको देखना है कि प्लेस टाइम रीजन कैसे कैसे अरेंज होता है। ध्यान देना, ये बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट 3 तरह का होता है, प्लेस, टाइम और रीजन। ये तीनों वर्ड को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि तीनों को हम देख नहीं सकते, प्लेस को, टाइम को, रीजन को। ठीक है, अब प्लेस टाइम रीजन है, इसको शॉर्ट में लोग PTR फॉर्मूला कहते हैं, प्लेस प्लस टाइम प्लस रीजन, PTR फॉर्मूला। अगर किसी सेंटेंस में प्लेस हो, टाइम हो, रीजन हो, प्लेस हो, टाइम हो, रीजन हो, तो हमेशा तुम ऐसे चलना तो राइट चलोगे, उल्टा चलोगे तो गलत होगा। जैसे मान लो प्लेस आ जाए तो प्लेस के बाद क्या आएगा, अगर टाइम आ जाए तो क्या आ जाएगा, अगर P आ जाए तो क्या आ जाएगा, रीजन। ऐसा करना सही। अगर उल्टा चला RT, RP, TP, तो ऐसा करना गलत। है ना? अब एग्जाम्पल दूंगा अभी जस्ट, जिसमें तीनों होगा। हमने कहा बच्चे कॉम्प्लीमेंट प्लेस टाइम रीजन। किसी वाक्य को बोलोगे तो उस वाक्य में प्लेस हो सकता है, वहीं फुल स्टॉप हो सकता है, तो सेंटेंस के लास्ट में लिख दिया। किसी वाक्य को बोला, टाइम हो सकता है, तो टाइम को सेंटेंस के लास्ट में लिख दिया। ये सब हमेशा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, देखो आज के बाद तुम्हारा स्ट्रक्चर अंग्रेजी में कैसा होगा, पहला स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या ढूंढोगे, सब्जेक्ट के बाद क्या ढूंढोगे, वर्ब के बाद क्या ढूंढोगे, ऑब्जेक्ट नहीं तो कॉम्प्लीमेंट P प्लस T प्लस R। बच गया, उसे कहते हैं अदर वर्ड। ये तुम्हारा अंग्रेजी का पहला बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे बचपन में जाते थे तो स्लेट होता था, स्लेट और चौक, तो पंडित जी पैसा लेते थे ना स्लेट चौक छूने का बचपन में ही। तो वही काम तुम्हारा पहला है, स्लेट है और चौक है। मतलब अंग्रेजी का पहला स्ट्रक्चर आज शुरुआत हुआ तुम्हारा, यानी सब्जेक्ट पढ़ाया, वर्ब पढ़ाया, ऑब्जेक्ट पढ़ाया, कॉम्प्लीमेंट दिया PTR। मेरा पढ़ाने का मेथड अलग बेटा, ये नहीं तुम कहीं भी जाओगे पढ़ने, लोग शुरू कर देंगे एग्रीमेंट चैप्टर, आइदर के बाद और, नाइदर के बाद नॉर। दिमाग तुम्हारा अच्छा, ऐसे होता है अंग्रेजी। कहीं शुरू हो गया नाउन, ए होता है प्रॉपर, ए कॉमन, कुछ नहीं पाया, सीधा प्लूरल ए सिंगुलर ए है, 4-5 क्वेश्चन एरर। अच्छा ऐसे अंग्रेजी। शुरू हो गया टेंस, ये देखो 2 दिन में टेंस खत्म। जब समझना शुरू हुए तब तक जो है बैच समाप्त। उलझ गया, पढ़ना क्या था। क्वेश्चन बना रहे हैं 200 में 50 बन रहा है 100 साफ। ऑलवेज अपने आप को आजमाओ, आंखों पे पट्टी लगा के मत रखो, चाहे मेरे यहां पढ़ो चाहे भारत में कहीं पढ़ो, आंखें खोल के जियो, पट्टी लगा के नहीं कि टीचर कह दिया मान लिया। नौकरी की तैयारी करो, टीचर का क्या जाना, लॉस तुम्हारा। क्वेश्चन नहीं बन रहा, लॉस तुम्हारा। इसलिए जागो, क्वेश्चन बनाओ, बनता है तो सही ट्रैक पे हो, नहीं बनता गलत ट्रैक पे हो। ट्रैक सीधा करो, तुम्हारा पलटी सल्टी खा रहा है ट्रेन तुम्हारा, समझ रहे हो ना। ट्रैक सीधा करो, जो चैप्टर पढ़ा दूं उस चैप्टर की धज्जियां उड़ा दो। समझा बात को, तब फायदा है। यहां समझ आ गया मुद्दा। PTR एक एग्जाम्पल तुम हिंदी में लिख लो, लिखो, फिर उसका बनाता हूं अंग्रेजी। देखो मैं रोज सवेरे
मैं रोज सवेरे, टोपी लिखो एग्जाम्पल फटाफट लिखो। मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान में टहलने के लिए जाता हूँ। मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान में टहलने के लिए जाता हूँ। मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान में टहलने के लिए जाता हूँ। अब बोलो ये बड़ा तूफान तो नहीं है? इसका अंग्रेजी तुम पूछना महापुरुष से, इसका अंग्रेजी गलत ही बताएगा लोग। क्यों बताएगा पता है? क्योंकि वो कुछ भी बोलेगा, उसको अरेंजमेंट नहीं पता है। सबसे पहले तुम्हें क्या बताना है? ढूंढो कहाँ है सब्जेक्ट, आई, तो लिखो आई। अब आई के बाद क्या चाहिए तुम्हें? वर्ब क्या है? रोज। अब देखना है वर्ब उसमें 2 है, एक टहलना भी और जाना भी। जिसके अंत में ना लगा होता वर्ब होता है। अब जिस सेंटेंस में सिंगल वर्ब हो वो तो होता है मेन वर्ब, लेकिन जिसमें 2 वर्ब हो, 2 वर्ब, जैसे टहलना भी वर्ब है, वॉक भी वर्ब है और गो भी वर्ब है। अब मुद्दा उठता है कौन सा वर्ब पहले लगाएं? तो जो काम पहले होता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। तो पहले जाएगा कि पहले टहलेगा? जाएगा, तो जाना इज द मेन वर्ब गो। अब गो हो गया वर्ब। अब गो एक ऐसा वर्ब है, इसके बाद टू जरूर आता है कब? जब भी वन जुड़ा हो। इसके बाद टू जरूर आता है कब? जब कोई प्लेस हो। इसके अलावा टू नहीं आता। गो के साथ 2 इसमें टू आता है, प्लेस और वर्ब होने पर। ठीक है, अब गो लिख दिया तुमने, आई गो। अब आई गो के बाद क्या ढूंढोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है उसमें। अब दिमाग लगाओ, जैसे ही गो आ गया तो ऑब्जेक्ट खत्म। कि गो कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि गो मतलब प्लेस। अब गो है तो क्या चाहिए उसे? प्लेस चाहिए। अब ढूंढो सेंटेंस से प्लेस कहाँ है? अब एक आम लड़का पता है क्या बना अंग्रेजी? आई गो फॉर ए वॉक कह देगा, आई गो टू वॉक कह देगा। और तुमसे भी अगर नहीं पढ़ा था ना, तुम भी अंग्रेजी यही बनाते, आई गो टू वॉक इन द गांधी मैदान, आई गो फॉर अ वॉक गांधी मैदान, तुम अंग्रेजी यही बनाते। लेकिन गो के बाद चाहिए क्या? अब प्लेस। तो लिखो आई गो टू वॉक, सॉरी आई गो टू गांधी मैदान, आई गो टू गांधी मैदान। प्लेस हुआ नहीं हुआ? तो आई गो टू गांधी मैदान। फिर क्या लिखोगे? टाइम। तो लिखो एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। आई गो टू गांधी मैदान एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। रीजन क्या है जी? टहलने के लिए। अब लिखो फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक, और बच गया रोज। रोज लगा दो डेली। तो आई गो टू गांधी मैदान एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग फॉर ए वॉक डेली। अब ऐसा क्यों पढ़ा? तो जब अंग्रेजी आप करोगे राइटिंग स्किल्स, तो एक डिसिप्लिन वे में आपको लिखना आएगा। अब राइटिंग के लिए टोटल हमने यूट्यूब पे बनाया है 4 वीडियो राइटिंग के लिए, उसको एक बार देख लेना। राइटिंग जब क्लास आपका लूँगा तो यहाँ पे सिखाऊंगा अंग्रेजी लिखने के लिए क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तब आप सीखोगे बेसिक लिखना अंग्रेजी, राइट। इसको बोलने के लोग कैसे ही बोल दें, बोल चाल में सब चल जाएगा, बोल चाल में सब चल जाएगा। आई गो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग गांधी मैदान। भाई बोल ही तो रहे, सामने समझ लेना है, समझ में आ गया, काम खत्म है। लेकिन जब आप राइटिंग करोगे जहाँ नंबर मिलना हो, एसे हो, प्रेसिज हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, तो वहाँ पे तो अलर्ट होना पड़ेगा ना, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं ना कि बोल दिया आई गो इन द वॉक, आई गो फॉर वॉक, आई गो गांधी मैदान इन द मॉर्निंग फॉर ए वॉक, तो कुछ भी बोल दिया उल्टा पुल्टा, यही सत्य है, हो गए रिजिड। तो आपको एक ट्रैक चाहिए, जिस ट्रैक पे चलना है आपको शेष। तो अब मुझे बताओ, बोल बच्चे। डेली होता है एट वर्ब ऑफ टाइम, डेली, एवरीडे, टुमारो, एस्टरडे, इसको बोलते हैं एट वर्ब ऑफ टाइम। हर हाल में, इस सेंटेंस के लास्ट में होगा, हर हाल में। तभी टेंस पाओगे ना, तो 1000 एग्जाम्पल होगा। आप यहाँ पे आई गो टू वॉक बोलो, अगर एक ही वर्ड बोलना हो तो लिखो आई गो टू वॉक, रीजन हो गया आई गो फॉर ए वॉक, आई गो टू गांधी मैदान। अकेले आएगा, अकेले आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, टेंस से पूरा ये तो खेलना है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आया बच्चे? अब हमने यहाँ पे काम करा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, हम यहाँ पे 3 काम करा, ठीक है। अभी जो है, अभी इतना मान लो कि अभी आपको मैं पढ़ा नहीं रहा, अभी पढ़ नहीं रहे हम लोग, अभी हम लोग बिल्कुल बेस बना रहे हैं। तो आपने क्या सीखा? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ब। अब आप परिचित हो गए कि सब्जेक्ट क्या है, परिचित हो गया वर्ब क्या है, और परिचित हो गए अदर वर्ड क्या है। अभी तीनों से आप अनजान नहीं रहे, अब आपके पास आइडिया मिल गया। तो अब ये तीनों मिल करके अब क्या बन जाएगा? क्लाउज। क्या बन जाएगा?
सेंटेंस। अब हम लोग को पढ़ना है कि क्लाउज क्या है और सेंटेंस क्या है। क्लाउज से आपके एग्जाम में पूछते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। हाँ, कल ही पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन, और सेंटेंस तो आपको बेसिक ज्ञान के लिए चाहिए चाहिए, ठीक है। तो कल हम लोग इसको फिनिश करने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग आराम से चल रहे हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है ना। चलिए अभी बेस बना लेगा बढ़िया से, फिर टेंस में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच।